नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस का। महिला और युवक मंगल दलों से मुख्य सेवक संवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। देहरादून में हुआ कार्यक्रम। बदलाव की दहलीज पर खड़े देहरादून, 2 एलिवेटेड परियोजनाओं को पकड़ने जा रही रफ्तार। ट्रैफिक की परेशानी से मिलेगी मुक्ति। तरक्की की राह में बड़ी संख्या में मकानों की हो सकती है कुर्बानी। उत्तराखंड के रामनगर में हुआ सड़क हादसा। अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर। अस्पताल ले जाने के दौरान तोड़ा दम। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। हल्द्वानी उप जिलाधिकारी ने किया लालकुआ क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण। जल भराव से प्रभावित जगहों का निरीक्षण। व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश। और हरिद्वार में तेज गर्मी का सितम। लू और डिहाइड्रेशन का तेजी से बढ़ रहा खतरा। लोगों से लापरवाही नहीं बरतने की अपील। देहरादून में महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इनसे संवाद किया। उसका ठीक प्रकार से अभी तक सभी जगह जहां जहां भी आवश्यकता अनुसार लोगों ने ऋण लेने की प्रक्रिया को अपनाया और युवा कल्याण प्रांतीय रक्षक दल विभाग के द्वारा युवक मंगल दलों को अभी तक स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50,000 रुपये से लेकर 3.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए प्रदान की जाती रही है। और इस योजना को और व्यवहारिक बनाने के लिए और ज़्यादा इसका विस्तार हो और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लेकर अनेक क्षेत्रों में काम करें, तो मैं संबंधित विभाग को निर्देश देता हूं कि जो है इसके अनुरूप जैसी आप लोगों के भी और सुझाव भी आ जाएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हमारी जो है रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में अभी काम कर रही हैं। बहुत योजनाएं चल रही हैं और स्वरोजगार योजना से लेकर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, अनेक हमारे स्वयं सहायता समूह को ऋण देने की योजना है, महिला समूह को ऋण देने की है, हमारी सहकारिता विभाग में चल रही है। देहरादून शहर अब बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। ट्रैफिक के रोजाना के झंझट से मुक्ति दिलाने वाली 2 बड़ी एलिवेटेड सड़क परियोजनाएं अब रफ्तार पकड़ने जा रही हैं, लेकिन इस तरक्की की राह में करीब 2,614 मकानों की कुर्बानी तय मानी जा रही है। दोनों एलिवेटेड सड़कें देहरादून की धमनियों की तरह होंगी, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के ट्रैफिक को बिना रुकावट के बहने देंगी। देहरादून शहर में जो ट्रैफिक के इश्यूज हैं उसी के लिए ये प्लान किया गया, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। तो देहरादून शहर की ट्रैफिक जाम की समस्या को ही दूर करने के लिए ये रोड प्लान किए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके बनने से शहर के अंदर के जो लोग जो एक कोने से दूसरे कोने जाना चाहते हैं उनको बहुत सहूलियत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी 23 मई तक देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। बीते दिन राजधानी देहरादून में भी तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और एक बड़ा संदेश देते नजर आए। हालांकि इस यात्रा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि भाजपा कांग्रेस का अनुसरण कर रही है। हरदा ने कहा कि भाजपा पहली बार भाजपा कांग्रेस का अनुसरण कर अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस ने सबसे पहले तिरंगा यात्रा निकाली जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था। उस दिन बागेश्वर के अंदर उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी और लोग जुड़े थे। कर रही है, एक अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली। मैंने जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था उसके प्रात ही
बागेश्वर के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली थी, वहाँ के कांग्रेसजनों ने निकाली थी। एक स्पॉन्टेनियस वो था, जब लोगों के स्पॉन्टेनियस तरीके से आए लोग, जुड़े। तो भाजपा कम से कम यहाँ तो कह रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बहाने भाजपा कम से कम हमारा अनुसरण तो कर रही है। नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग के ग्राम टांडा के समय थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी कार सवार एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बाद जहां एक और मृतक के परिजन में कोहराम मचा है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए ग्राम भगतपुर थाना मुरादाबाद उत्तर प्रदेश निवासी सैफुल इस्लाम ने बताया कि उसका 29 वर्षीय भाई कासिम, जो रामनगर में कपड़े की फेरी लगाता था, बुधवार की शाम को वो कार से वापस अपने घर आ रहा था। उन्होंने बताया कि ग्राम टांडा के पास उनके भाई की कार अचानक खराब हो गई। उसके बाद कासिम ने कार को लॉक कर सड़क किनारे खड़ा कर दिया था और सड़क पार कर रहा था। इसी बीच अज्ञात वाहन के चालक द्वारा उनके भाई को टक्कर मार दी गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल कासिम को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कासिम ने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस द्वारा गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की गई। 8 साढ़े 8 के बीच फ़ोन आया घर पे। उससे पहले बातचीत हो रही थी लगातार कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है और रामनगर के हॉस्पिटल में जल्दी से कोई हो तो वहाँ भेज दो किसी को। हमने हमारे भाई अकबर अली को फ़ोन किया, रामनगर ही में रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से भी गाड़ी करके बहुत तेज़ी से पहुँचने की कोशिश की और हम सरकारी हॉस्पिटल पहुँचे। लेकिन जब तक हम पहुँचे तब तक इन्होंने यहाँ से रेफ़र करके दूसरी जगह भेजा हुआ था। फिर हमें जैसी जानकारी मिली, जहाँ गाड़ी खड़ी थी और ये बच्चा पैदल जा रहा था, रोड क्रॉस करते हुए अपनी ही साइड में था। जैसे वहाँ जाके देखो आप, अभी वहाँ खून ज़मीन पर पड़ा है, कच्ची ज़मीन पर पड़ा है। बिल्कुल इसके साथ जो है एकदम खुली नाइंसाफ़ी हुई। पीरूमदारा क्षेत्र के ग्राम उदयपुरी इलाके में रहने वाली महिला शशि नेगी ने बताया कि बुधवार की शाम वो अपनी पड़ोसी महिला के साथ इवनिंग वॉक पर थी। इसी बीच नकाबपोश बाइक सवार बिना नंबर प्लेट की बाइक लेकर उनके पीछे लग गया और गले से सोने की चेन खींचने की कोशिश की। तभी महिला सतर्क हो गई और उसने पीछे मुड़ते हुए तुरंत अपनी सहयोगी महिला के साथ इस नकाबपोश बदमाश को दबोचते हुए उसकी चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, इन दोनों महिलाओं ने साहस दिखाते हुए इस नकाबपोश बदमाश को बाइक सहित जमीन पर गिरा दिया। हालांकि मौके पर कई लोग मौजूद थे। महिला शशि नेगी ने बताया कि अपने आप को घिरा देखकर इस नकाबपोश बदमाश ने महिलाओं पर तमंचा तान दिया। इसके बाद महिला ने अपनी जान बचाते हुए तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें इस महिला की बहादुरी साफ तौर पर नजर आ रही है। सर, मैं पीरूमदारा उदयपुरी चोपड़ा से बोल रही हूँ, शीतल कुंज कॉलोनी से। तो हम रोज़ ही एक घूमने जाते हैं मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे। तो शाम को हम जैसे घूमने गए तो हम जा रहे थे, पहले तो एक राउंड काटा उस बंदे ने, तो हमें इस चीज़ का खबर नहीं थी कि क्यों घूम रहा है। जब हम रिटर्न बैक आए तो उसने मेरे पीछे से झपट्टा मारा। हम 2 लेडीज़ थे, मेरे साथ भी थे एक। तो मैंने झपट्टा मारा, तो मैंने उसको ऐसे झपट्टा मारा तो हम उसको ऐसे मारने लगे, दोनों के दोनों बचाव, अपने बचाव के लिए हम दोनों मारने लगे। जैसे हम उसे मारना, उसने तमंचा निकाल दिया और चाकू निकाल दिया। जैसे उसने चाकू निकाल लिया तो हम भागे। बाद में वो वहीं पर गए तो हमें बाद में उसमें थोड़ी देर बाद उसी घटना पे हमें चैन मिल गई। बाद में हमने 112 पे कॉल किया, थोड़ी देर बाद उसके बाद किया। जब हमारे साथ एक घटना घट गई उसके बाद मैंने 112 पे कॉल किया। फिर पुलिस भी आई, कंटिन्यू मुझे फ़ोन आते रहे पुलिस वालों के, तो मेरे से बयान लेके चले गए और आगे कार्रवाई पुलिस। युवक काय में था, किस वजह में था? वो तो उसने पूरा हेलमेट डाला था सर पे, हाथ पे उसने मैंने पूरे ग्लव्स पहने थे, मुंह पे कपड़ा बांधा था। बंदे ना उसकी नेम प्लेट थी गाड़ी पे, उसने टेप लगा रखा था ब्लैक कलर का। हल्द्वानी उपजिलाधिकारी रेखा कोहली ने संबंधित अधिकारियों के साथ लाल कुआं क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया, जिससे जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन कर संभावित उपायों पर संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जा सके। इस दौरान उपजिलाधिकारी न्यायिक रेखा कोहली ने संबंधित प्रशासनिक टीम के साथ विभिन्न कॉलोनियों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए नालों और जलभराव की स्थिति से प्रभावित जगहों का निरीक्षण किया। उपजिलाधिकारी ने जलभराव की गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए जल निकासी व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने के लिए नालों की सफाई के काम में तेजी लाने और जलभराव की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी समाधान की योजना बनाने के लिए निर्देशित किया।
हरिद्वार में तपती धूप और तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान लगातार 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जिससे लू और डिहाइड्रेशन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। लोग थकान, सिरदर्द, चक्कर और कमजोरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने इसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थिति बताया है और सतर्क रहने की सलाह दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने कहा कि गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक का खतरा होता है। उन्होंने लोगों को भरपूर पानी पीने, हल्का भोजन करने और दोपहर के समय धूप से बचने की सलाह दी है। गर्मी में लापरवाही न बरतें, क्योंकि थोड़ी सी चूक से तबीयत बिगड़ सकती है। पानी की मात्रा, जूस की मात्रा आप मैक्सिमम जिसको आपको लेना चाहिए। और यदि ज़्यादा धूप हो तो यदि कोई बहुत विशेष आवश्यकता नहीं हो तो आप कोशिश करिए छायादार स्थानों पर रुके रहें। और यदि किसी वजह से आपको बाहर निकलना पड़ रहा है तो सर पर कैप या कोई ऐसा सर को कवर करते हुए निकले और कपड़े हल्के सूती वाले पहने, जिससे कि एयर पास हो, आपका स्वेटिंग बराबर होता रहे। देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल दून अस्पताल में आंखों की हम बात करें तो उसके मरीजों की संख्या में अभी धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ संजय ओझा ने बताया कि बढ़ती गर्मी और उसके साथ स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल और लैपटॉप के आगे ज्यादा वक्त बिताने से ड्राई आई की समस्या शहर के भीतर उत्पन्न हो रही है, जो एक चिंता का विषय है। और यही कारण है कि अस्पताल में बड़ी संख्या में नेत्र रोगी पहुंच रहे हैं। ड्राई आई से बचाव के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ संजय ओझा ने उपाय भी साझा किए। जैसे कि हम लोग पहले भी करते थे कि तेज़ धूप में धूप का चश्मा लगा के निकलें, और ज़्यादा देर अगर धूप में खड़े होने का काम है तो कोशिश करनी है कि आसपास में कोई छायादार जगह हो तो वहाँ पे खड़े हो जाना चाहिए। और धूल भरी आंधी से बचने के लिए जो ज़रूरी है कि आप जो है चश्मा लगा के ही अपना बचाव करें। चश्मा लगा लें शाम को, और ज़्यादा तेज़ धूल भरी आंधियों की अगर कोई वो फोरकास्ट हुआ है उस दिन बच्चों को खेलने ना भेजें बाहर। मानसून से पहले नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दमवादूंगा क्षेत्र में स्थित रसकिया नाले की सफाई को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और इसी कड़ी में आज नगर आयुक्त ऋचा सिंह और एसडीएम राहुल शाह मौके पर पहुंचे और सफाई के काम का निरीक्षण किया। इसके दौरान नाले में गोबर और घरेलू कूड़ा डालने वालों को जमकर फटकार लगाई गई। अधिकारियों ने सख्त लहजे में कहा कि नाले में गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने बताया कि सफाई कार्य को 30 मई तक हर हाल में पूरा कर दिया जाएगा, जिससे मानसून के समय जल भराव की समस्या से बचा जा सके। नाले में मानसून से जो हमारी सफाई का कार्य किया जाना है, उसकी तैयारी के संबंध में निरीक्षण किया गया। इसमें ऊपर शिव मंदिर दमड़डूंगा से लेकर आपका लोशियानी तक का पूरा जो हमारा नाला है, उस नाले में कई स्थानों पर नगर निगम द्वारा मौके में सफाई की जा रही है। कुल 7 किलोमीटर में से 2 से 3 किलोमीटर का काम मौके में पूरा किया जा चुका है। शेष कार्य में 15 दिवस में पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य स्थानों पर जहाँ पे भी आपका प्रोटेक्शन वर्क होना है या जहाँ पे भी चैनलाइजेशन काम होना है, उसमें भी उसको चिन्हित किया जाए, उसमें भी तत्काल प्रभाव से काम प्रारंभ कर दिया। गाई महोदय ने जब बैठक ली थी तो उन्होंने इसमें निर्देश दे दिए थे कि इसमें तत्काल काम प्रारंभ कराया जाए। तो जो हमें रक्सिया नाले की सफाई की जिम्मेदारी नगर निगम को मिली है, जो 7 किलोमीटर का पैच है, उसमें से 2 किलोमीटर का काम हम लोग का लगभग अभी पूरा हो रहा है। 4 जेसीबी हमारी अलग अलग स्थानों से इसमें लगी हुई हैं और इस 30 तारीख तक हमारा कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। और कोशिश ये की जा रही है कि जो जितना भी इसमें कूड़ा कचरा लोगों ने डाला है, उन्हें भी इसके बारे में जागरूक किया जाए कि वो इस तरीके से इस नाले में अपना कूड़ा ना डालें। गोबर डालने वालों को भी आज कड़ी चेतावनी दी गई है और कुछ का नोटिस भी जारी किया जा रहा है, चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। उत्तराखंड देवभूमि जो अब समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छू रही है। बीते 3 वर्षों में सरकार ने विकास के ऐसे आयाम स्थापित किए हैं जो भविष्य को और उज्जवल बना रहे हैं। कृषि, बागवानी, उद्योग, स्टार्टअप्स और लॉजिस्टिक्स में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे राज्य में नौकरियों और निवेश के अवसर बढ़े हैं। रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड 35 नई नीतियों के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है
औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन, स्टार्टअप नीति और लॉजिस्टिक नीति लागू कर राज्य को उद्योग हितैषी हब बनाया गया। पर्यटन और ऑर्गेनिक खेती से रोजगार के नए अवसर पैदा किए गए। कृषि और बागवानी में नवाचार, जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग के तहत उत्तराखंड के विशेष उत्पादों को वैश्विक पहचान मिली। संगठित कृषि मंडी व्यवस्था और फूड प्रोसेसिंग यूनिट से किसानों की आय में बढ़ोतरी, युवाओं के लिए नए अवसर। विभिन्न क्षेत्रों में 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की गईं। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत लाखों युवाओं को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया गया। अब उत्तराखंड का युवा सिर्फ नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बन रहा है। 35 नई नीतियों के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को और मजबूत किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट से उत्तराखंड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट हब बनाया जा रहा है। उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष में एक आर्थिक शक्ति और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। देवभूमि का भविष्य उज्जवल है, आत्मनिर्भर है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बुधवार को वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित हैकेथॉन उत्कर्ष 1 में प्रतिभाग लिया और इस हैकेथॉन में प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों सहित कुल 25 संस्थानों की 216 टीमों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल ने हैकेथॉन में भाग ले रहे विद्यार्थियों के नवाचार प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया और उनसे संवाद कर उनके विचारों को सराहा। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में AIR&D हब रोबोटिक्स लैब और इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में डिजिटल हस्तक्षेप अब शासन, प्रशासन, शिक्षा, वित्त प्रबंधन और छात्र सेवाओं के हर पहलू में आवश्यक हो गया है। देहरादून में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में हरिद्वार कॉरिडोर, ऋषिकेश मास्टर प्लान और शारदा कॉरिडोर के संबंध में बैठक ली। बैठक के दौरान उत्तराखंड निवेश और अवसंरचना विकास बोर्ड ने इन विषयों पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार कॉरिडोर के अंतर्गत सभी प्रोजेक्ट्स की प्राथमिकता निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स को शीघ्र धरातल पर उतारने की जरूरत है, उनको प्राथमिकता पर लेते हुए काम शुरू करें। मुख्य सचिव ने कहा कि हरिद्वार और उसका धार्मिक महत्व भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में रह रहे लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार कॉरिडोर के विकास कार्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आस्था से जुड़े क्षेत्रों और उनके मूल स्वरूप से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो। उन्होंने योजनाओं से जुड़े हितधारकों से लगातार संवाद किए जाने के भी निर्देश दिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिस्पना नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने के लिए नदी किनारे बसे लोगों के घरों पर क्रॉस निशान लगाने का काम शुरू हो चुका है। इसे लेकर कांग्रेस ने मलिन बस्तियों के स्थायी समाधान की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने देहरादून की मलिन बस्तियों को लेकर राज्य सरकार की नीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया इन बस्तियों के प्रति शुरू से ही लचर रहा है। चुनाव के समय बार बार ये वादा किया जाता है कि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक दिया जाएगा और 3-3 साल के लिए एक्सटेंशन भी मिलते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं ये वादे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। जल जीवन मिशन के तहत अब उत्तराखंड के जल स्रोतों की गुणवत्ता परखी जाएगी। इसके पीछे का मकसद प्रदेश के लोगों को साफ पानी मुहैया करवाना है। ये बात जल जीवन मिशन के निदेशक विशाल मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि मानसून से पहले और मानसून के बाद वाटर टेस्टिंग की जाएगी ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अधूरी योजनाओं को दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिए गए हैं।
संदर्भ में एपेक्स जो शीर्ष हमारी कमेटी है माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, उसमें जल जीवन मिशन का रिव्यू आज किया गया है और इसमें निर्देशित किया गया है कि दिसंबर 26 तक हम लोगों को अपनी जो भी अधूरी योजनाएं हैं उनको पूर्ण कर लेना है। सभी योजनाओं का जो ड्राइंग है उसको पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड करना है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी 15,000 किलोमीटर का हमारा अपलोड हो गया है और हमें लगभग 70,000 के आसपास अभी टारगेट हमको मिला है करने का। तो पीएम गतिशक्ति के बारे में भी रिव्यू किया गया है और ये प्रयास है कि सभी जगह जो वाटर क्वालिटी है उसकी भी टेस्टिंग की जाए, प्री मानसून और पोस्ट मानसून। उसके बारे में भी निर्देश जारी किए गए हैं कि समय से वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग कराई जाए और लोगों को बताया जाए कि पानी की गुणवत्ता कैसी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिरौली कला ग्राम से नगरपालिका किच्छा में शामिल किए गए 4 वार्ड को अलग कर नई नगरपालिका बनाने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका में सुनवाई के बाद सरकार को 1 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। किच्छा निवासी मोहम्मद रफीक ने हाई कोर्ट में इस संबंध में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि राज्य सरकार ने पूर्व में सिरौली कला ग्राम से नगरपालिका में शामिल किए गए 4 वार्डों को पृथक कर नई नगरपालिका बनाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को नई अधिसूचना जारी की, जो पूरी तरह से गलत है। याचिका में कहा कि पूर्व में भी इन क्षेत्रों को नगर पालिका परिषद से पृथक करने की जो अधिसूचना जारी की गई थी वो कोर्ट ने नवंबर 2021 से स्थगित कर दी थी।